Hello guys, I'm Pushpraj. I welcome you to my channel HP Study Expert. I hope you are all doing well, and today's video is gonna be about Dr. Homi Jahangir Bhabha and his contributions to India and science. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का हमारे देश पर असाधारण प्रभाव था। भारत को परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में विकसित करने में अपने शानदार काम व प्रयासों के माध्यम से एक सफल, प्रसिद्ध व सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं डॉक्टर होमी भाभा के बारे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ था। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स थे, यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, और फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे थे। फाउंडिंग डायरेक्टर किस चीज के? फाउंडिंग डायरेक्टर रहे थे आपके जो TIFR था उसके रहे थे, और प्रोफेसर भी रहे थे उसी में ही, वहां पे TIFR में। और इनको जो है भारतीय जो न्यूक्लियर शक्ति रही है, जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था, भारत में सबसे पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया था वो इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इनको कहा जाता है। ये जो है ये AEET के यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के संस्थापक थे, जिसे बाद में बार्क के नाम से जाना गया, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से अब हम जानते हैं। बात करें TIFR और AEET की, तो भारत में परमाणु हथियारों के विकास का एक कॉर्नस्टोन के रूप में ये दोनों संस्थाएं आगे आई थी, जिन्हें भाभा ने एक डायरेक्टर के रूप में सुपरवाइज भी किया था। कौन कौन सी? TIFR और AET। और होमी जहांगीर भाभा जो थे, एक उनका आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट रहा हमारी कंट्री पे, एक बहुत प्रभाव रहा हमारी कंट्री पे उस समय जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर खासकर। और इनके बारे में जो है JRD टाटा ने भी इनके बारे में कहा है कि JRD टाटा ने कहा कि जो भाभा हैं, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, वे एक वैज्ञानिक हैं, एक इंजीनियर हैं, एक मास्टर बिल्डर हैं और एक अच्छे प्रशासक भी हैं। और साथ में उनके अंदर कुछ क्वालिटीज भी हैं, जैसे वो ह्यूमैनिटीज को बहुत पसंद करते हैं, ह्यूमैनिटीज में बिलीव करते हैं, और आर्ट एंड म्यूजिक में तो ऐसे थे कि डूबे रहते थे। तो होमी जहांगीर जो थे वो वास्तव में एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में थे। होमी वाज अ ट्रूली कंप्लीट मैन के रूप में वो रहे थे। और उनको इंडिविजुअली काफी ज्यादा बाद में इनके काम को, मतलब ब्रिलियंट, जो इनका ब्रिलियंट वर्क था, एफर्ट्स जो थे इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में, उसको बाद में काफी ज्यादा लोगों ने इनको मतलब प्रोत्साहित किया उस काम के लिए, और बाद में इनको बहुत ज्यादा इसके लिए याद भी किया जाता है, इस काम के लिए, न्यूक्लियर पावर, भारत को न्यूक्लियर पावर की फील्ड में एंट्री करवाने के लिए। बात करते हैं होमी जहांगीर की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस क्या रही। होमी जहांगीर की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस क्या रही, तो बात करें शुरुआत में, तो शुरुआत में जो है इनका इंटरेस्ट जो है पॉजिट्रॉन थ्योरी और कॉस्मिक रेज की जो फिजिक्स की फील्ड थी उनमें था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ इनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स की दूसरी फील्ड्स में भी होने लगा, खासकर जैसे कि मैथमेटिक्स में भी होने लगा, और जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें भी इनका इंटरेस्ट बाद में होने लगा। ही ज्वाइन द कैवेंडिश लेबोरेटरी, इन्होंने बाद में कैवेंडिश लेबोरेटरी ज्वाइन की, जो कि कैम्ब्रिज में थी, और वहां पे इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की RH फॉलर की गाइडेंस में, कैम्ब्रिज में। और इन्होंने दो फेमस चीजों पे काम किया, एक भाभा स्कैटरिंग नाम से इन्होंने एक इफेक्ट दिया, और एक इन्होंने भाभा हेटलर थ्योरी दी, जो कि भाभा और हेटलर दोनों ने मिलके जो है वो, मतलब दोनों ने मिलके उस थ्योरी को डेवलप किया था, भाभा हेटलर थ्योरी को। और सबसे एक युकावा पार्टिकल उस समय डिस्कवरी हुई थी, तो युकावा पार्टिकल को जो नाम मेसोन नाम सुजेस्ट किया था वो भी इन्होंने ही किया था, भाभा ने ही वो नाम इसको सुजेस्ट भी किया था। ठीक है। और जो TIFR और AEET है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, और फादर ऑफ इंडियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये भी यही रहे, क्योंकि इन्होंने ही उस समय न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके प्रधानमंत्री नेहरू से जो थे बातचीत की थी। और होमी जहांगीर भाभा ने जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व किया 1955 में, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के 1960 से 1963 तक जो है प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे भी इन्होंने सर्व किया। बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स TIFR एंड AEET। तो इन्होंने जो है, जो TIFR और AEET थे, इनके लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इन इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब 1939 का ईयर था, उस समय तक जो है भाभा जो है वो लंदन में यानी कि इंग्लैंड में काम करते थे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक स्टार्ट हुआ वहां पे,
वहां पे स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया वापस आ जाएंगे और इन्होंने यहाँ पे आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में था उसको ज्वाइन कर लिया, वहां पे एज ए रीडर बन गए फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उसको इन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। फिर उसके पश्चात उन्होंने मार्च 1944 में 1944 में सर दोराबजी टाटा, जिनको जेआरडी टाटा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक पत्र लिखा और जिसमें बॉम्बे में एक एडवांस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी खोलने हेतु टाटा से फंड की मांग की। टाटा से बोला कि मुझे फंड चाहिए, मुझे एक एडवांस लेबोरेटरी खोलनी है जो कि फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करेगी, और खोलनी कहाँ पे, बॉम्बे में खोलनी है। तो दोराबजी टाटा जी से जो है इन्होंने मतलब विगरसली एक स्कूल रिसर्च की बात की, जिसके लिए उन्होंने फंडामेंटल फिजिक्स जहां पे जिस पे रिसर्च करनी थी फंडामेंटल फिजिक्स पे। तो रतन टाटा नहीं, जेआरडी टाटा ने जो है उस समय जो है इनकी इस बात को माना, और एक लोकेशन की भी इन्होंने अर्ज की थी कि लोकेशन जो है वो मुंबई रहनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोला कि जो कॉस्मिक रे लेबोरेटरी है वो समुद्र के किनारे बननी होती है, तो इस कॉस्मिक रे लेबोरेटरी के लिए उन्होंने जो लोकेशन सुजेस्ट की वो थी मुंबई। तो उनको वहां से फंड मिल गया, जेआरडी टाटा से फंड मिल गया। तो जब फंड मिल गया तो 1945 जून 1945 में जो है इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना की जून 1945 में, और वो उसके फाउंडिंग डायरेक्टर भी बने और वहां पे फिजिक्स के प्रोफेसर भी बने। वर्तमान में जो है इसी संस्था को जो है फंड दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इस संस्था को फंड दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कैसे आगे बढ़ा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जो है क्या किया कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट की मांग की, ताकि इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। बढ़ाने का तो क्या मतलब कि शुरू कर सके, उस टाइम शुरू भी नहीं था, हमारे पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, और उसमें इन्होंने मांग की थी कि हमारे लिए जो भारत देश है उसके लिए एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। और वो कमीशन काम करेगा भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोग्राम होंगे उनके ऊपर, भारत को क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता रहने वाली है। और साथ ही इन्होंने ये भी मांग की कि जी ये जो कमीशन रहेगा, एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन रहेगा, वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो आंसर करेंगे हम किसको, प्रधानमंत्री को डायरेक्टली हम आंसर करेंगे प्रधानमंत्री को, बीच में कोई इंटरवेनिंग लिंक नहीं चाहिए हमें, हमारा डायरेक्टली कंट्रोल होगा, प्रधानमंत्री हमें कंट्रोल करेगा और हम डायरेक्टली रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को करेंगे अपनी प्रोग्रेस को लेके। तो 1948 में नेहरू ने अपॉइंट कर दिया भाभा को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अर्थात कि इन्होंने मांग एक्सेप्ट कर ली नेहरू ने, जो कि इनकी मांग थी, होमी जी की जो मांग थी, भाभा जी की जो मांग थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन को लेकर, वो एक्सेप्ट कर ली और इन्हीं को ही इसका पहला चेयरमैन बना दिया 1948 में। और जो एटॉमिक बाद में यहीं से ही फिर एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रॉम्बे की यहाँ पे स्थापना की गई। जो यहाँ पे ट्रॉम्बे वाला था उसकी यहाँ पे स्थापना की, यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की, और बाद में इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना गया इनको सम्मानित करने के लिए, बाद में वो हम आगे बात करेंगे। और भाभा को 1942 में एडम्स प्राइज भी मिला और पद्म भूषण 1954 में मिला, और इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए फिजिक्स की फील्ड में 1951 में, और 1953 से 1954 के बीच में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट लिस्ट करते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर जो फिजिक्स की ब्रांच थी उस फील्ड में क्या क्या काम किया। तो देखिए सबसे पहले 1933 में इन्होंने पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया अपना, जिसका नाम था द एब्जॉर्प्शंस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन नाम से अपना पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था, जिसकी वजह से इनको 1934 में आइजक न्यूटन स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिली थी 1934 में, और इसी स्कॉलरशिप के बदौलत जो है इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी, डॉक्टरल स्टडीज की थी थियोरेटिकल फिजिक्स में अंडर राल्फ एच फॉलर की गाइडेंस में। और बाद में इन्होंने जो है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वहां पे नील्स बोहर के साथ जो है वहां पे कुछ काम भी किया था। नील्स बोहर वही है जिन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था, तो इनके साथ भी इन्होंने कुछ टाइम तक काम किया था। फिर 1935 में भी इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था रॉयल सोसाइटी सीरीज में, जिसके पश्चात जो है इनका एक इफेक्ट क्रिएट हुआ जिसको भाभा स्कैटरिंग भी कहा जाता है। उसी रिसर्च पेपर से ये इफेक्ट जनरेट हुआ जिसको भाभा स्कैटरिंग के नाम से बाद में जाना गया। इनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम भाभा स्कैटरिंग रख दिया गया। और 1936 में इन्होंने वॉल्टर हेटलर के साथ को ऑथर्ड एक पेपर रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था द पैसेज ऑफ
फास्ट इलेक्ट्रॉन एंड द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक शावर्स। इस नाम से इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था वॉल्टर हेटलर के साथ, जिसको बाद में जो है भाभा हेटलर थ्योरी के नाम से भी जाना गया। तो इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन रही बाकी फील्ड में, तो वो थी क्रॉम्पटन स्कैटरिंग के ऊपर और एक आर प्रोसेस के ऊपर। क्रॉम्पटन स्कैटरिंग और आर प्रोसेस के ऊपर इनकी यहाँ पे रिसर्च रही थी, और साथ में इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स की एडवांसमेंट के लिए भी काम किया था। भाभा इन इंडिया एंड इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जब भाभा वापस आए भारत, तो इन्होंने किस तरह से जो है जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाया था। देखिए हमारी बात पहले हो गई है कि भाभा जो है वो 1939 में भारत आ गए थे एनुअल वेकेशंस पे, और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल पड़ा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पे ही रहेंगे, और इन्होंने जो है एक पोस्ट एक्सेप्ट कर ली रीडर की फिजिक्स डिपार्टमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एक्सेप्ट कर ली, जिसको जो है नोबल लॉरेट सीवी रमन वहां पे हेडेड करते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में था। फिर 1945 में जो है 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की बॉम्बे में, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 के ये चेयरमैन बने, पहले चेयरमैन बने। फिर 1948 में नेहरू ने अपॉइंटमेंट दी इनको भाभा को एज ए डायरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड टास्क्ड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स सून आफ्टर। तो 1948 में जब इन्होंने पहले बोला भी था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता रहेगी इन फ्यूचर में अपनी अपनी जो बाउंड्रीज उनको सिक्योर करने के लिए, तो नेहरू ने ही इनको वैसी कमांड दे दी कि आप ही डेवलप करेंगे और आप ही जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायरेक्टर भी रहेंगे। तो एक तरह से पहले डायरेक्टर भी थे न्यूक्लियर इंडियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके, और उसको शुरू करने वाले भी यही पहले व्यक्ति थे, इसलिए इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। फिर 1950s में भाभा ने क्या किया कि रिप्रेजेंट किया IAEA के कॉन्फ्रेंस में एज ए प्रेसिडेंट, वहां पे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, और बाद में पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी को लेकर जेनेवा में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, वहां पे भी इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया था, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहां पे ये गए हुए थे। उसके बाद जो है इन्होंने पहले तो ये न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया को बनाने हैं, इंडिया मतलब बना के ही रहेगा। इस तरह की इन्होंने बातें की कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी है और हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो उसके बाद जो है एक जो चीज हम इसरो का नाम सुनते हैं ना, तो इसरो को बनाने के लिए कैबिनेट साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, तो उसमें इन्होंने एक पिवोटल रोल प्ले किया था विक्रम साराभाई को इंडियन नेशनल कमेटी जो थी स्पेस रिसर्च को लेकर उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसी कमेटी की बदौलत जो है बाद में इसरो की स्थापना की गई थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कहीं ना कहीं इनका रोल भी था विक्रम साराभाई को एस्टेब्लिश करने के लिए और इसरो जैसी संस्था को जन्म देने के लिए। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो भाभा की मृत्यु जो थी वो एयर इंडिया का फ्लाइट थी 101 जो क्रैश हो गई थी मॉन्ट ब्लैंक के पास 24 जनवरी 1966 को, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें इनकी मृत्यु का कारण ये माना जाता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही जेनेवा एयरपोर्ट और जो पायलट था उसके बीच में, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, जिस वजह से प्लेन वहां पे जो माउंटेन्स थे माउंट ब्लैंक के जो माउंटेन्स थे वहां पे प्लेन्स जो है वो क्रैश हो गया। तो ऑफिशियल रीजन वहां पे ये दिया जाता है, ठीक है, भाभा की डेथ का। और भाभा वहां पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसी का ही कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वहां पे जा रहे थे। तो बात करते हैं इनके डेथ की, क्योंकि इनकी डेथ जो है एक बहुत ही मतलब रही है कि कन्फ्लिक्ट का इशू रहा इनकी डेथ की। कुछ लोग मानते हैं कि इनका असैसिनेशन किया गया था, जिसके बाद में कुछ प्रूफ भी मिले, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो इनके असैसिनेशन को लेकर कुछ क्लेम किए जाते हैं। क्लेम इस आधार पे किए जाते हैं कि ये जो था असैसिनेशन जो था ये CIA ने करवाया था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसी भारत की रॉ है ऐसे ही USA की CIA है। तो इन्होंने जो है ये असैसिनेशन का ये काम करवाया था ताकि जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पैरालाइज किया जा सके, उसको उस समय के लिए टाला जा सके, क्योंकि उस समय USA नहीं चाहता था कि भारत भी जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, न्यूक्लियर एनर्जी का वो यूज कर पाए ऐसी कंट्री बने। तो ऐसा उस समय कहते कि USA नहीं चाहता था। तो 2012 में जो क्रैश साइट थी जहां पे होमी जहांगीर भाभा का क्रैश हुआ था, तो वहां पे एक डिप्लोमेटिक बैग भी मिला था, इंडियन डिप्लोमेटिक बैग के, जिसमें कैलेंडर मिला था और कुछ पर्सनल लेटर भी वहां से रिकवर किए गए थे क्रैश साइट से। और बात करें इनके असैसिनेशन के क्लेम को लेके, तो एक ग्रेगरी डगलस नाम से एक जर्नलिस्ट होते थे जो कि कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट भी हैं और एक हॉलोकॉस्ट डिनायर भी हैं। इन्होंने क्लेम किया था कि इनकी बातचीत हुई थी CIA के एक ऑपरेटिव एजेंट रॉबर्ट क्राउली के साथ 1993 में एक टेलीफोन पे बातचीत हुई थी,
और इन्होंने इस बातचीत को अपनी बुक में कन्वर्सेशन विद द क्रो नाम से 2013 में पब्लिश किया था बुक में। और डगलस ने ये लिखा था कि CIA का जो एजेंट था क्राउली, उसने उन्हें बताया कि जो होमी जहांगीर भाभा का असैसिनेशन था वो करवाया था USA ने, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे उनके असैसिनेशन में भी CIA का रोल है, ताकि जो है जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जो है थोड़े टाइम के लिए क्या किया जा सके, उसको पैरालाइज किया जा सके, उसको टाला जा सके कि इंडिया जो है न्यूक्लियर एनर्जी का एज ए रिसोर्स यूज नहीं कर पाए, मतलब किसी भी तरह से इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये क्लेम किया गया उस समय, इन्होंने अपनी बुक में ये क्लेम किया कन्वर्सेशन विद द क्रो में। और जो इंडियन मीडिया है उसने भी इन क्लेम्स को लार्जली अनक्वेश्चन किया, मतलब ज्यादा इस पर जांच पड़ताल नहीं की, कुछ स्तर पे की लेकिन उतनी नहीं की। तो उनकी मृत्यु के बाद जो द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट था मुंबई में, उसको रिनेम करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना दिया गया। और इनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है 2022 में जिसको रॉकेट बॉयज कहा जाता है, जिस ये वेब सीरीज इंस्पायर्ड है होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम से। तो ये आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, आपको जानने को मिलेगा, आप इंस्पायर होंगे इन जैसे लोगों से जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ सेवा की है और स्वयं की जान भी दे दी है। बात करते हैं, कंक्लूजन करते हैं कि जो एक्चुअली जो लेगेसी छोड़ के गए, जो होमी जी लेगेसी छोड़ के गए, उस लेगेसी को जो विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम जैसे जो व्यक्ति थे उन्होंने आगे संभाला, और साथ में ऐसे न्यूमरस इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए होमी जहांगीर भाभा ने। और इन इंस्टीट्यूशंस और विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तियों की वजह से जो है आगे जाके भारत की जो, जैसे इसरो की बात ले लें या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात लें, तो वो प्रोग्राम आगे बढ़े इन जैसे व्यक्तियों के द्वारा। और जो संस्थान की नींव भाभा रख के गए थे, उन संस्थानों की वजह से जो है भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बाद में आगे बढ़ा। और बाद में से इन कुछ संस्थानों के नाम जो है भाभा के नाम पे भी कर दिए गए, डॉक्टर होमी भाभा के नाम पे कर दिए गए। और बात करें कंट्रोवर्सीज को छोड़ के, तो जो न्यूक्लियर पावर बनना है इंडिया, वो कहीं ना कहीं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा, और एक काउंटलेस कंट्रीब्यूशन रहेगा, वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। और साथ में अगर बात करें कि इनको एज ए पर्सन कैसे याद किया जाएगा, तो देखिए इनको फॉरएवर याद किया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री की पेजेस में इनका नाम हमेशा रहेगा कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने अपनी जान दे दी थी भारत को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने के लिए, एक न्यूक्लियर पावर फुल कंट्री बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत ही इमेंस रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है भारत को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में, एक न्यूक्लियर रिसोर्सफुल कंट्री बनाने में। तो डॉक्टर